चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज, वो टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इनमें क्या आ रहा है? स्थितिज ऊर्जा। इनमें क्या आ रहा है? स्थितिज ऊर्जा। और ऊर्जा से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है वो कब पढ़ा है? क्लास 11th में। कहाँ पढ़े थे? कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में। जब ऊर्जा की बात किए थे तो ऊर्जा आपके कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक था गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या था? तो गतिज ऊर्जा बताए थे कि किसी वस्तु में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा निहित होती है या ऊर्जा समाहित होती है वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा। और स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आपका आता है वो ऊर्जा कौन सा आता है? स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे भी हम लोग किसको डिस्कशन करेंगे? स्थितिज ऊर्जा को। लेकिन ये स्थितिज ऊर्जा कैसी है? स्थिर वैद्युत, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो इसके लिए पहले कुछ जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो बेसिक्स है जो हमने क्लास 11th में किया है। क्या है बेसिक्स? सबसे पहले आपका जो स्थितिज ऊर्जा निकाला गया है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपका एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है, मतलब कोई भी सिंगल अगर चार्ज है तो उस सिंगल चार्ज के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। स्थितिज ऊर्जा जो परिभाषित है वो परिभाषित है आवेशों के निकाय के लिए। किसके लिए? आवेशों के निकाय के लिए। निकाय समझते हैं ना? एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे आवेश हो, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या हो? बहुत सारे आवेश हो। अगर हमारे पास सिंगल आवेश है, कोई चार्ज Q है, आवेश Q है, तो इस Q के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। जब भी परिभाषित किया गया है, ये क्या किया गया है? आवेशों के निकाय के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, ये किसके लिए देखेंगे? आवेशों के निकाय के लिए। आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। क्या ये 2 पॉइंट याद रहेगा कि स्थितिज ऊर्जा किसके लिए परिभाषित है और किसके लिए नहीं परिभाषित है? एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। कोई सिंगल चार्ज के लिए स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा हमेशा होगी किसके लिए? आवेशों के निकाय के लिए। किसके लिए होगी? आवेशों के निकाय के लिए। अब आवेशों का निकाय कैसे बनेगा? आवेशों का निकाय आपके 2 आवेश मिलके बन सकते हैं, 3 आवेश मिलके बन सकते हैं, 4 आवेश मिलके बन सकते हैं। इस तरह आपके आवेशों से जैसे एक से अधिक आवेश होगा उनसे मिलकर आपका क्या बन जाएगा? आवेशों का निकाय। क्या इतना बात आया समझ में? ये 2 पॉइंट आया समझ में? अब यहाँ पे ऊर्जा निकालने के लिए हम लोग प्योर 11th का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। अब मान लिया जाए हमारे पास 2 आवेशों का निकाय है। कितने आवेशों का निकाय है? आवेशों का। एक आवेश है Q1 और दूसरा क्या आवेश है? Q2। और उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है। उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है? ये है। Q1 और Q2 ऐसी स्थिति में रखी गई है। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा कब उत्पन्न होता था? किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी उससे हम लोग क्या कहते थे? स्थितिज ऊर्जा। इसका एक एग्जांपल दिए थे कि इस मार्कर अभी मेरे हाथ पे है, इसको उठा के h हाइट पे लेके गए थे, तो h हाइट तक ले जाने में इसके अंदर क्या आ गया था? ऊर्जा आ गया था। अब इसमें ऊर्जा क्यों आया?
क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन किए। स्टार्टिंग में कहाँ था, हमारे हाथ पे, अभी h हाइट पे लेके आ गए, तो इसके अंदर जो ऊर्जा आपकी समाहित होगी वो ऊर्जा आपकी कैसी होगी, स्थितिज ऊर्जा। कब आई, जब इस मार्कर की स्थिति को क्या बदल दिए, परिवर्तन किए। तो अभी जो हमारे स्टार्टिंग में जो निकाय है Q1 और Q2, उसकी स्थिति कुछ यूं है, तो इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कुछ होगी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। इसका नोटेशन लेते हैं UI। स्थितिज ऊर्जा का नोटेशन क्या था, U, याद है ना। और प्रारंभिक है तो इनिशियल आपका पोटेंशियल एनर्जी। कुछ टाइम के बाद क्या किए, हम आवेश की स्थिति को क्या कर दिए, बदल दिए। हम आवेश की स्थिति को क्या कर दिए, बदल दिए। अभी ऐसा सिचुएशन है Q1 और Q2, अब इसकी स्थिति को बदल दिए। Q1 आपका यहाँ पर है और Q2 यहाँ पर है। अब ये जो दो आवेशों की निकाय है उसकी स्थिति में हम क्या कर दिए, परिवर्तन। Q1 आपका यहाँ पर और Q2 क्या है, यहाँ पे, मतलब Q2 को उठा के क्या कर दिए, दूसरे जगह लिया है। स्टार्टिंग में कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब उठा के कहाँ लिया है, यहाँ पर। मतलब इसकी स्थिति में क्या किए, परिवर्तन। और इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा इसके अंदर समाहित होगी वो तो कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। अब क्या स्थितिज ऊर्जा पहले जितनी ही रहेगी क्या, स्थिति में परिवर्तन के कारण इसकी ऊर्जा में ही तो परिवर्तन होगा। तो इस ऊर्जा को हम लोग मान लेते हैं अंतिम स्थितिज ऊर्जा। क्या मान लेते हैं, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अंतिम स्थितिज ऊर्जा, इसका दे देते UF। इसका क्या दे देते, UF। ये क्या हो गया आपका अंतिम स्थितिज ऊर्जा, क्या हो गया, UF। इतना बात आया समझ में। F से हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या इतना बात आ रहा है समझ में, कि आवेशों का जब हम निकाय बनाते हैं तो आवेशों के निकाय बनाने के कारण उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, आपका स्थितिज ऊर्जा। स्टार्टिंग में हमने आवेश को कुछ यूं रखे थे, Q1 और Q2 ऐसी पोजीशन में था, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या थी, UI, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। बाद में क्या किया, एक आवेश की स्थिति को क्या कर दिए, बदल दिए। आवेश की स्थिति को बदलने के कारण इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा में भी क्या आ गया, परिवर्तन। अब जो नया स्थितिज ऊर्जा आया वो क्या हो गया, अंतिम स्थितिज ऊर्जा। इसका नाम क्या दे दे, UF। अब एक टॉपिक का नाम आपको याद दिला रहे हैं, क्लास 11th में जो पढ़े थे वो पढ़े थे आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। जो लोग मेरे से पढ़े होंगे क्लास 11th उनको याद होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ाए थे, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद आया टॉपिक का नाम। क्लास 11th में ये भी बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा नहीं परिभाषित है, परिभाषित है क्या, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या परिभाषित है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। परिभाषित क्या है, डेल्टा U। याद कीजिए ये सब कुछ 11th में करके आए हैं, और जो लोग नहीं स्किप किए ये सब टॉपिक तो वो सब ध्यान से सुनिए। आपका स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या परिभाषित है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जिसका नोटेशन क्या होता है, डेल्टा U। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इसके बराबर हम लोग पढ़े थे माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर पढ़े थे नेगेटिव ऑफ आपका संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। याद आ गया, पढ़े थे। मतलब यहाँ पे जो कार्य होगा, यहाँ पे जो कार्य आएगा वो किसके द्वारा आएगा, संरक्षी बल द्वारा। दो टाइप के बल को हम लोग पढ़े थे, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। याद है, याद है, दो टाइप के बल को पढ़े थे, संरक्षी और असंरक्षी बल। क्या याद है इसके बारे में, कोई बता सकते हैं? अगर याद है तो क्या याद है, याद दिलाते हैं। आपको बताए थे कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप A to B ऐसे जाएं, आप A to B इस पथ से जाएं, या A to B आप इस पथ से जाएं। अगर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य देख रहे हैं तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य तीनों जगह W1,
W2 और W3, ये तीनों क्या आएगा, सेम आएगा। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर आपका संरक्षी बल है तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। और वर्क एनर्जी थ्योरम में कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने यही सीखा था कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, आपके नेगेटिव ऑफ संरक्षी बल के। अब ये संरक्षी बल आपके अलग अलग प्रकार के थे। जैसे क्लास 11 में हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, तो गुरुत्वाकर्षण कैसा बल था, संरक्षी बल। यहाँ हमने कैसा बल पढ़ा है, यहाँ पे हमने कैसा बल पढ़ा है, यहाँ पे हमने कैसा बल पढ़ा है, क्लास 12 में आते के साथ हमने कैसा बल पढ़ा है, स्थिर वैद्युत बल पढ़ा है, जिसको हम लोग सिंपली कूलाम बल कहते हैं। नहीं याद है क्या? अब तक तो यही बल ना पढ़े हम लोग। 12th में जैसे हम लोग एंट्री लिए तो हमने कूलाम का नियम पढ़ा, और कूलाम के नियम से हमें कौन से बल की जानकारी होती है, स्थिर वैद्युत बल। याद आया? या जी सिंपली इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम बल, या सिंपली इसको कहते हैं वैद्युत बल। तो ये जो आपका स्थिर वैद्युत बल है, ये स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल। ये कैसा बल है, संरक्षी बल। स्थिर वैद्युत बल कैसा बल है, संरक्षी बल। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय संरक्षी बल, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है मेरा, स्थिर वैद्युत बल। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है मेरा, स्थिर वैद्युत बल। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वैद्युत बल, वर्क डन बाय वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। अब जब हम लोग विभवांतर की बात कर रहे थे, किसकी, विभवांतर की, तो हम विभव या विभवांतर को परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अनंत से एक आवेश को कहां तक लेके आ रहे थे, बिंदु P तक। अनंत से एक आवेश को कहां तक लेके आ रहे थे, बिंदु P तक। और बिंदु P तक लाने के लिए, बिंदु P तक लाने के लिए उस बिंदु P का जो विभव था वो क्या था, W अपॉन में Q0। और ये W कैसा कार्य था, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ये जो W कार्य था ये कैसा कार्य था, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, आवेश को बहुत स्पीड में लेके आ रहे थे, धीरे धीरे, क्योंकि वैद्युत बल तो उस पर बहुत ज्यादा बल लगाएगा। अब उसको लाने के लिए हम बाह्य बल लगाते हैं, और ये बाह्य बल का जो परिमाण होता है वो किसके बराबर था, बाह्य बल का जो परिमाण था वो किसके बराबर था, वैद्युत बल के। वैद्युत बल ही ना Q इंटू ई था, वो किसके बराबर था, वैद्युत बल के। तो वैद्युत बल के बराबर हम लोग क्या लगा रहे थे, बाह्य बल। तो यहाँ पर याद रखिए, नोट करके आपको 2 पॉइंट लिखाए थे। देखिए, पीछे वाला रिवीजन करना बार बार हम इसलिए बोलते हैं इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्लास में आ रहे हैं तो पीछे जो भी कुछ पढ़े उसको एक बार रिवीजन करके आइए। इसका ये फायदा है कि आगे वाले टॉपिक को समझने में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है पीछे वाला टॉपिक। जब हम लोग विभव नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां पे नोट करके 2 पॉइंट लिखाए थे। पहला पॉइंट लिखाए थे कि आवेश को बहुत धीरे धीरे लेके आना है, जिसके कारण उसमें उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो। दूसरा लिखाए थे कि बाह्य बल वैद्युत बल के विपरीत लगता है। याद है नोट 2 को याद कीजिए। दूसरे पॉइंट में आपको लिखाए थे कि वैद्युत बल बाह्य बल के क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे वैद्युत बल बाह्य बल के विपरीत होगा, तो जब बल आपके विपरीत होगा तो परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होता है, विपरीत। तो यहाँ पे जो नेगेटिव ऑफ वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, बाह्य बल के बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी दिशा इसके दिशा के क्या है, विपरीत है। वैद्युत बल के दिशा के विपरीत कौन लगाते हैं, बाह्य बल। वैद्युत बल की दिशा के विपरीत क्या लगाते हैं, बाह्य बल। जैसे आपका वैद्युत बल अगर इस दिशा में लग रहा है, वैद्युत बल आपका क्या लग रहा है,
इस दिशा में लग रहा है, तो बाह्य बल किस दिशा में लगा रहे थे? इस दिशा में लगा रहे थे। टॉपिक याद कीजिए, आपको याद दिलाते संबंध जब निकाले थे, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, वहां इस चीज को समझाए थे कि वैद्युत बल अगर इस दिशा में लग रहा है तो बाह्य बल क्या लगेगा? इसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जो नेगेटिव होगा, जैसे देखिए F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? वैद्युत बल। तो इसके द्वारा जो कार्य है नेगेटिव कार्य, वो किसके बराबर हो जाएगा? बाह्य बल के पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा इसके दिशा के क्या है? विपरीत है। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? ये 11th का बेसिक्स है, अभी हमने 12th स्टार्ट नहीं किया है। 11th में ये सब चीज पढ़ के आए थे, उसी को रिलेट की है, अब स्टार्ट करेंगे 12th से। क्या इतना बेसिक्स आया समझ में कि आवेश जो आपका स्थितिज ऊर्जा परिभाषित है वो किसके लिए परिभाषित है? आवेशों के निकाय के लिए। एकल आवेश के लिए परिभाषित नहीं है। आवेशों का निकाय मतलब आपके बहुत सारे आवेश मिलके क्या बनाएंगे? निकाय। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। 2 आवेशों का निकाय बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं। अगर हमने 2 का निकालने सीख गया तो उसी तरह हम 3 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं और 5 का। तो मिनिमम हम कितने आवेशों का निकाय बनाए हुए? 2 का। स्टार्टिंग 2 से करेंगे, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम आपको जितना दे दे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अभी हम आपको वो बता देंगे कि आपको कितना भी आवेश है सबका निकाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किससे करेंगे? 2 से। तो 2 आवेशों का सिस्टम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपका 2 आवेश की स्थिति ये है तो इसकी कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। वो स्थितिज ऊर्जा क्या है? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। कितना मान लिए? UI, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम आवेश की स्थिति को परिवर्तन किए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में भी तो परिवर्तन होगा। तो ये अब क्या हो गया? अंतिम स्थितिज ऊर्जा। इसको क्या मान लिए? अब क्लास 11th में एक थ्योरम पढ़े थे, वो था आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये बता रहा है कि स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्या है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। मतलब परिभाषित है हमारा डेल्टा U, और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया था। माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया था। संरक्षी बल क्या है भैया? संरक्षी बल ऐसा बल है जो आपके रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आप कोई भी रास्ता लीजिएगा, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? सेम। और इस चीज को प्रूफ किए थे क्लास 11th में एक एग्जांपल लेके। अभी तो वो एग्जांपल लेगा नहीं क्योंकि लंबा क्लास चल जाएगा। बस मोटा मोटी आपको याद रखना है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पे निर्भर नहीं करता। और यहाँ पे संरक्षी बल है कौन भैया? तो यहाँ पे संरक्षी बल है स्थिर वैद्युत बल। हमारा जो वैद्युत बल है या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम बल, वो कैसा बल है? आपका संरक्षी बल। वो कैसा बल है? संरक्षी बल। तो जहाँ पे संरक्षी बल है उसकी जगह क्या आ जाएगा? वैद्युत बल। और यहाँ पे जब हम विभवांतर को परिभाषित किए थे तो विभवांतर को जब परिभाषित किए थे तो 2 पॉइंट को लिखाए थे। एक पॉइंट को लिखाए थे कि आवेश को किसी बिंदु पर अनंत से धीरे धीरे लेके आना है। दूसरा पॉइंट लिखाए थे कि बाह्य बल आपके वैद्युत बल के क्या होता है? विपरीत होता है। तो यहाँ पे जो वैद्युत बल नेगेटिव है, बाह्य बल उसके विपरीत है, तो एक दूसरे के अपोजिट होता है तो क्या होता है? नेगेटिव साइन आता है। वो नेगेटिव के कारण ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो गया? बाह्य बल। अब डेल्टा U है क्या? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हम लोग लिखते कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। कहीं भी परिवर्तन क्लास 11 में इतना बार किए हैं, कहीं पे भी परिवर्तन की बात आती है तो परिवर्तन को कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल स्थितिज ऊर्जा क्या है? UF, और इनिशियल कितना है? UI। तो डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? UF माइनस UI बराबर क्या हो जाएगा? W बाय। क्या इतना कुछ आ रहा है समझ में? क्या इतना बात आया समझ? अगर इतना बात आ रहा है समझ में तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर इनमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक तब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको 12th नहीं आएगा समझ में। अभी हम 12th स्टार्ट नहीं किए, इसे बेसिक क्लियर किए। इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई बच्चे को कोई डाउट नहीं? पक्का? इसको 11th बेसिक्स करके कहीं पे नोट कर लीजिए।
उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जल्दी से निकल। हाँ हाँ इसी में उतार लीजिए, लेकिन ऊपर में लिख लीजिए 11th बेसिक। जब आप एग्जाम में कीजिएगा ना तो इसको करने का जरूरत नहीं, रिवीजन करने टाइम इसको देख लेना, एग्जाम में इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ दिक्कत है खुशबू, पूछिए, दिक्कत है? दिक्कत है नहीं ना तो उतारिए जल्दी, समय कम है आज। आज हम फिक्स टाइम पे छुट्टी हम करेंगे तब तो गौरव आएगा, क्योंकि कॉलेज आना है ना एग्जाम देने, तो इसलिए जल्दी जल्दी कीजिए, आज गप करने का टाइम नहीं है। चलिए जल्दी, हम क्या बोले, हाथ चलाने। हो गया? जल्दी नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़े। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हो गया? चलिए, अब ये किसके लिए परिभाषित है? आवेशों के निकाय के लिए। तो मेन मुद्दा इस पे बात होगा कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नीचे पॉइंट बनाइए। अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, लगाइए हेडिंग, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब यहां से मेन हमारा टॉपिक है, एग्जाम में यहां से करेंगे, वो बेसिक्स था। आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिख के डैश दीजिए। हो गया? लिखिएगा, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में, समीप लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है।
कार्य करना पड़ता है। समीप लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सारे बच्चे यहाँ फोकस होइएगा। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो आवेशों का निकाय है, कितने आवेशों का? दो आवेशों का। तो दो आवेशों के निकाय में ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित या प्रतिकर्षित? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच कैसा बल कार्य कर रहा होगा? वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा। इन बलों के कारण ये आवेश या तो आकर्षित होंगे या तो प्रतिकर्षित होंगे। अब अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। अगर हम चाहे कि इस Q आवेश को इसके पास लेकर आए या इस Q आवेश को इससे दूर लेकर जाए, तो हमें क्या करना होगा? वैद्युत बल के विरोध में क्या करना होगा? कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि वैद्युत बल तो इसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, उसके विरोध में ही ना इसको हम यहाँ तक ला सकते हैं या इससे दूर ले जा सकते हैं। तो वैद्युत बल के विरोध में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है कि कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के। हम जो कार्य करेंगे इस आवेश को इसके पास या इससे दूर ले जाने में, हमने जो भी कार्य किया होगा वही कार्य आपका किस रूप में जमा होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो यही चीज लिखा है, अतः यह कार्य उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। इसे ही निकाय की क्या कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। निकाय की रचना करने में किया जाता है। क्या इतना बात आया समझ में? निकाय की रचना करने में किया जाता है। क्या इतना बात आया समझ में? आगे बढ़े। चलिए, अब आवेशों का निकाय मिनिमम कितने आवेशों से मिलकर बनेगा? कम से कम दो।
कम से कम 2 से अधिक हो सकता है लेकिन मिनिमम कितना 2। तो पहले कितने आवेशों के निकाय पे पढ़ेंगे 2 आवेशों पे। टॉपिक बनाइएगा, पॉइंट बनाइए नीचे। 2 आवेशों के निकाय की 2 आवेशों के निकाय की 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गया। नीचे से लिखिएगा, माना हमें अनंत पर रखे, माना हमें अनंत पर रखे 2 आवेश Q1 एवं Q2 को R दूरी पर रख निकाय बनाना है। R दूरी पर रख निकाय बनाना है। माना हमें अनंत पर रखे 2 आवेश Q1 एवं Q2 को R दूरी पर रख निकाय बनाना है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे फोकस करिए। अब सारे बच्चों का फोकस बोर्ड पे, पेन वगैरह रख दीजिए और ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। एकदम सारे बच्चे फोकस होइए क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। अनंत पे हमारे कितने आवेश हैं? 2 आवेश Q1 और Q2। अनंत पर कितने आवेश है? 2 आवेश Q1 और इन दोनों आवेशों का मिला के हमें क्या बनाना है? निकाय बनाना है। इन दोनों आवेशों को मिला के हमें इसका क्या बनाना? निकाय। और स्टार्टिंग में जब ये आपका कहां पर है? अनंत पे। जब ये कहां पर है? तब जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है इनिशियल, वो क्या है? 0। अनंत पे जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है? 0। अब अनंत से हमें इन आवेशों को लाकर क्या बनाना? निकाय। तो एक आवेश ध्यान दीजिएगा, Q1 को बिंदु A पर लाके रखते हैं और इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर Q2 को कहां लाके रख रहे? बिंदु B पर। अब इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है? पहले कहां था? अनंत पे। अब कहां पे लाके रखे? एक आवेश को Q1 को A पर और Q2 को जो कितनी दूरी पर है? अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो मान लेते कितना है? UF। अब जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है? UF। अब हमने क्या अभी पढ़ा कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। पढ़े हैं? माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे जो संरक्षी बल है वो कौन है आपका? वैद्युत बल या कूलाम बल। ठीक है।
अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी है 0। अब नेगेटिव ऑफ आपका जो आपका नेगेटिव आपका वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है ये किसके बराबर है W बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के। क्लियर है। यहां से 0 घटा देंगे तो फाइनल स्थितिज ऊर्जा जो आपका अंतिम स्थितिज ऊर्जा है ये किसके बराबर हो जाएगा होगा। इसमें कोई डाउट? यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। देखिए हम जो अभी लिखा है लैंग्वेज उसमें क्या लिखा है कि अनंत से आपके किसी बिंदु तक लाने में आवेशों का निकाय बनाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही किस रूप में जमा होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो अनंत पे आपके कितने आवेश है 2 आवेश Q1 और Q2। अनंत से लाकर इन दोनों आवेशों को एक आवेश को बिंदु A पर और दूसरे आवेश को इससे r दूरी पर कहां रखे बिंदु B पर। इससे हमने क्या बना दिया एक निकाय। अब इस निकाय की हमें क्या देखना है स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो अनंत पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है 0। जब यहाँ अनंत से हम बिंदु A और B पर लाकर रख रहे होगे तो इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन किए ना अनंत से लेकर आए हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण कुछ तो स्थितिज ऊर्जा होगी। वो स्थितिज ऊर्जा कितनी है U है अंतिम स्थितिज ऊर्जा। अब हमने अभी क्या लिखाया था हमने अभी लिखाया कि हमें कैसे करना है हमें क्या करना है कि हमने ये पढ़ा है इस लॉजिक का क्या करना है यूज करना है। तो इसी लॉजिक का हमने क्या किया यूज किया कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है माइनस संरक्षी बल द्वारा किया गया का। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा इसके बराबर क्या हो जाएगा संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल हमारा कौन है यहाँ पे वैद्युत बल तो माइनस वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जब ये अनंत पे था तब स्थितिज ऊर्जा कितनी थी 0 तो 0। ये जो वैद्युत बल है ये किसके बराबर है बाह्य बल के बराबर है। तो नेगेटिव वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है बाह्य बल। तो इसके बराबर हो गया 0 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये। और जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है कार्य के बराबर। जो भी किया गया कार्य वही क्या किस रूप में संचित होगा ऊर्जा के रूप में संचित होगा। चलिए यहां तक किए चलिए ध्यान दीजिएगा। अब अनंत से जो आवेश लेके आएंगे वो एक एक करके लेके आएंगे। पहले Q1 को लेके आएंगे और फिर किसको लेके आएंगे Q2 को। पहले किसको लेके आएंगे Q1 को और फिर किसको लेके आएंगे Q2 को। ध्यान दीजिएगा चेक कीजिएगा। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए पेन रख दीजिए ध्यान दीजिए। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं आवेश Q1 को आवेश किसको Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना कार्य करना होगा ये देखेंगे कितना कार्य करना होगा ये देखेंगे। तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा पहले ये समझते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन में Q0 या जो भी आवेश लेके आ रहे पढ़े हैं। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VQ। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया V इंटू Q। ठीक है ये याद रहेगा। अब अनंत पे हमारे कितने आवेश है अनंत पे हमारे कितने आवेश है 2। कौन कौन Q1 और Q2। अभी किसको लेके आ रहे कहां पे लेके आ रहे तो बिंदु A पर किसको लेकर आ गए Q1। तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये देखे
कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इनटू क्या होता है, आवेश होता है ना, तो कार्य बराबर होगा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बिंदु ए का विभव, जिस बिंदु पे लेकर आ रहे उसी बिंदु का ना विभव, बिंदु ए का विभव इनटू लाया गया आवेश, लाया गया आवेश। क्या इसमें कोई डाउट? कार्य बराबर हमने फॉर्मूला लिखा ना, V इंटू क्यू। V क्या है, विभव है, Q क्या है, आवेश। कौन सा आवेश, जो आवेश को अनंत से लेकर आ रहे, कौन सा आवेश, जो आवेश को कहां से लेकर आ रहे, अनंत से। तो अनंत पे दो आवेश था, Q1 और Q2, तो Q1 को कहां लेकर आ रहे, बिंदु A पर। तो बिंदु A तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य क्या होगा, बिंदु A का विभव गुना लाया गया आवेश। अब जब ये अनंत पे हम नहीं, अनंत पे दोनों आवेश था और अनंत से Q1 को बिंदु A तक लेकर आ रहे थे, तो बिंदु A तक लाने में विभव कितना होगा। विभव कब उत्पन्न होता है, जब कोई आवेश पहले से मौजूद होता है, वही ना विभव उत्पन्न करता है। याद कीजिए विद्युत विभव का डिफिनेशन आपका क्या लिखा थे कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर अनंत से लाए गए आवेश में प्रति एकांक आवेश को लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का क्या होता है, विभव। अब जब हम यहाँ पे Q1 को लेकर आ रहे थे, कहां से, Q1 को कहां से लेकर आ रहे थे, अनंत से लेकर आ रहे थे, किसको, आपके Q1 को, अनंत से किसको लेकर आ रहे थे, Q1 को, कहा, बिंदु A पर। तो जब इस Q1 को लेकर आ रहे थे तो कोई आवेश था जो यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा। जब इस Q1 को लेकर आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर कोई आवेश था जो यहाँ पे आपका उत्पन्न करेगा विभव, नहीं। तो इस बिंदु A का विभव कितना हो जाएगा, शून्य। बिंदु A का विभव क्या हो जाएगा, शून्य, इनटू लाया गया आवेश, कौन सा आवेश लेके आए, Q1। तो W1 बराबर क्या हो गया, 0। तो स्टार्टिंग में मतलब पहले आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। आप ऐसे भी तो लॉजिक सोच सकते हैं, हम कार्य कब करते हैं, जब आपका कोई बल विरोध कर रहा हो, उसके विरोध में जब बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा। जब Q1 को लेकर आ रहे थे बिंदु A तक, तो कोई आवेश पहले से था क्या जो यहाँ पे विरोध उत्पन्न करेगा। अनंत पे दो आवेशों का निकाय बना रहे हैं, दोनों आवेश कहाँ है, स्टार्टिंग में है, निकाय पे। दोनों आवेश आपका कहाँ है, स्टार्टिंग में, अनंत पे। एक आवेश किसको लेकर आए, Q1 को, कहाँ पर, बिंदु A पर। जब Q1 को बिंदु A पर ला रहे थे तो बिंदु A पे पहले से कोई था जो विरोध उत्पन्न करेगा, नहीं। तो Q1 तो आसानी से आ जाएगा और किया गया कार्य क्या होगा, 0। क्या स्टेप 1 में यहां तक में कोई दिक्कत, स्टेप 1 में कोई दिक्कत। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा, आवेश Q2 को, किसको, आवेश Q2 को अनंत से, कहां से, अनंत से R दूरी पर, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य करना होगा, ध्यान देते हैं। अनंत पे कितना आवेश था, दो आवेश, कौन कौन, Q1 और Q2। Q1 बेचारा तो आना गया, कहाँ, बिंदु A पे, कहाँ कौन आ गया, Q1। अब यहाँ कौन बचा होगा, Q2। अब Q2 को लेके आएंगे कहां से, अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक, जो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। यहाँ पे कौन आ गया, Q2। तो चेक करें कार्य कितना होगा, चेक करें कार्य कितना होगा। कार्य बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, कार्य बराबर पढ़े हैं। इस बार कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किस बिंदु का विभव, बिंदु B का विभव, इनटू क्या हो जाएगा,
लाया गया आवेश, लाया गया आवेश। क्या इसमें कोई डाउट? लाया गया आवेश ऐसे लिख सकते हैं ना। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बिंदु बी का विभव इनटू लाया गया आवेश। अब जरा सोच के बताइए, क्या बिंदु बी पर विभव होगा? इस बार तो होगा, क्योंकि इस बार ए पर पहले से कौन मौजूद है? Q1। अगर यहाँ पे आवेश नहीं होता ए पर तो यहाँ भी विभव क्या होता है? 0। लेकिन पहले तो आपका एक आवेश हमने यहाँ पे लाके रख दिया है ना बिंदु ए पर। किसको रख दिया? Q1। तो Q1 के कारण बिंदु बी पर क्या देखने को मिलेगा? विभव देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस चीज को समझ रहे हैं ना कि इस बार बिंदु बी का विभव 0 इस बार होगा। किसके कारण? Q1 के कारण। और Q1 के कारण कितना होगा? अब ये बताइए, अगर होगा तो कितना होगा? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कोई बिंदु है तो इस बिंदु पे विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। ये सब बच्चों को पता है ना। तो यहाँ पे बिंदु आवेश कौन है? Q1 है। इससे r दूरी पे बिंदु B है। इस B बिंदु पे विभव कितना होगा? KQ1/R होगा। क्या कोई डाउट? ये कर सकते हैं ना। N2 क्या होगा? लाया गया आवेश। क्यों? किस आवेश को इस बार लेकर आ रहे हैं? Q2 को। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ1 Q2/R। ये हो गया। तो कुल कार्य कितना होगा? जरा बताइए, कुल कार्य कितना होगा? माइनस कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 ना। तो टोटल कार्य जो होगा W1 प्लस W2 ना। W1 कितना निकाले? W1 कितना? W1 है ना 0। और W2 कितना निकाले? KQ1 Q2/R। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? KQ1 Q2/R। मतलब दोनों आवेशों को लाने में और निकाय का निर्माण कराने के लिए दो आवेशों का निकाय बना दिए ना। यही ना स्टार्टिंग में लगाए थे कि दो आवेश का निकाय है Q1 और Q2 जो दो बिंदु A और B पर है R दूरी पे। बन गया ना दो आवेशों का निकाय। उन दो आवेशों को निकाय को बनाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा? KQ1 Q2/R। और जो कार्य हमने किया वही कार्य आपका किस रूप में जमा होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे U बराबर क्या हो जाएगा? KQ1 Q2/R। ये हो गया दो निकाय के स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ये क्या हो गया? दो निकाय के स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ये दो का निकाले आज। कल इसी तरह किसका निकालेंगे? 3 का। और कल ट्रिक भी बताएगी कि अगर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा तो कैसे निकाला जाता है। आए समझ में? कहां से नोट कीजिएगा? यहाँ से स्टेप 1 से। आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते, कल बढ़ेंगे आगे। हाँ हट रहे बाबू।